नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। जनमत का समय है जिसमें हम आपको तमाम महत्वपूर्ण खबरें विस्तार के साथ बताते हैं। और जनमत में आज सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया। मामला दक्षिण 24 परगना जिले के सूर्यनगर ग्राम पंचायत का है, जहां एक मंदिर में मां काली की मूर्ति खंडित मिलने से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने मंदिर में मूर्ति को खंडित देखा, जिसकी खबर फैलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई और माहौल जो है वहां का वो तनावपूर्ण हो गया। दरअसल स्थानीय लोगों को एक मंदिर में देवी काली मां की क्षतिग्रस्त मूर्ति मिली थी। ग्रामीणों ने इसे तत्काल पुलिस को बताया। ग्रामीणों ने इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला भी बताया। राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम भी किया गया। विरोध भी बड़े पैमाने पर हुआ, प्रदर्शन शुरू हुआ। इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज है। विपक्ष के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह कृत्य जिहादी तत्वों के द्वारा किया गया। उन्होंने राज्य सरकार पर घटना को दबाने का भी आरोप लगाया। अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट किया, वीडियो में दिख रहे दृश्य को बांग्लादेशी समझने की भूल ना करें। जो उन्होंने लिखा हम आपको बता रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति है। मैंने बार बार कहा है कि पश्चिम बंगाल को पश्चिमी बांग्लादेश में बदलने की साजिश चली जा रही है। अगर हिंदू अभी नहीं जागे तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खतरा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन ने शुरू में ही इस मुद्दे को प्रकाश में आने से रोकने की कोशिश की थी। मां काली की मूर्ति को इस प्रकार से जबरन हिंदुओं से छीनकर पुलिस वैन में डालकर, वैन में उनको मूर्ति को फेंक कर लेकर जा रही थी। वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। खैर, मामले में विरोध बढ़ा तो पुलिस ने मां काली की मूर्ति को किसी अपराधी की तरह छीना, वो आप देख सकते हैं। बड़े पैमाने पर महिलाएं वहां पर थी और महिलाओं के साथ भी किस प्रकार से यहां पर जबरदस्ती करने की कोशिश की कि धमकाया गया, वो तस्वीरें भी आप देखिए। आपको बता दें, वैन में डालकर ले जाने लगी पुलिस मूर्ति को। भक्तों के हाथों से मूर्ति छीनी जाती है और फिर अपमानित करते हुए पुलिस वैन में उसे फेंक दिया जाता है। आरोपों के मुताबिक पुलिस ने शुरुआत में ग्रामीणों को धमकाया और मंदिर के द्वार बंद कर दिए, लेकिन स्थानीय लोगों के कड़े विरोध के बाद उन्हें फिर से खोलना पड़ा। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो हैरान करती हैं कि पश्चिम बंगाल में आखिर हिंदू देवी देवताओं के साथ में ये किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है उनकी मूर्तियों के साथ। आप देखिए, विवाद के बाद मूर्ति को जबरदस्ती पुलिस ने, ममता बनर्जी की पुलिस हाथों से छीनती अपराधियों की तरह और जबरन वैन में ले जाकर फेंक दिया जाता है और उसके वहाँ से लेकर ये पुलिस रवाना हो जाती है वैन में। बड़े पैमाने पर स्थानीय लोग वहाँ पर मौजूद रहे, जिन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध किया और इस विरोध के सुर जो है वो लगातार बढ़ते गए। राष्ट्रीय राजमार्ग को भी हिंदुओं ने जाम किया और इस पर शुभेंदु अधिकारी से लेकर अमित मालवीय तक सभी ने प्रतिक्रियाएं दी हैं और कहा है कि किस प्रकार से बांग्लादेश को बंगाल को किस प्रकार से पश्चिमी बंगाल जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, पश्चिमी बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार के बयान जो है वो दिए गए हैं शुभेंदु अधिकारी के द्वारा और लगातार इस खबर की चर्चा हो रही है कि आखिर किस प्रकार से हिंदू आस्था के साथ ममता बनर्जी खिलवाड़ कर रही हैं। संगीता हमारे साथ कनेक्ट हो गए, मैं संवाददाता, उनसे हम बातचीत करेंगे। संगीता, मां काली की मूर्ति के साथ जो अपमान हमने देखा वाकई हैरान कर देता है 24 परगना में। एग्जैक्टली क्या हुआ था, अभी की क्या स्थिति है, जरा बताइए। और ये पुलिस वहां पर पहुंची मूर्ति को क्यों उन्होंने इस प्रकार से छीना और अपमानित किया? शब्द नहीं है, बल्कि ये एक इमोशन से जुड़ा हुआ है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि खुद ममता बनर्जी, जो कि माँ माटी मानुष की बात करती रहती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटनाएं, जिस तरह से मूर्ति को अपवित्र करना, खंडित करना, ऐसी घटनाएं पहले भी होती आई है और ऐसे मामलों की ऐसी खबरें हम पहले भी चलाते आए हैं। फिलहाल ये घटना जो है
काकद्वीप विधानसभा क्षेत्र में सूर्यनगर ग्राम पंचायत क्षेत्र के गांव से आ रही है, जहां पर स्थानीय लोगों को एक मंदिर में देवी काली की मूर्ति जो है वो क्षतिग्रस्त मिली। ग्रामीणों ने इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला बताया, जिसके बाद जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। और इस मामले में देखिए जो वहां की पश्चिम बंगाल की जो बीजेपी है, बीजेपी जो कि विपक्षी पार्टी, बड़ी विपक्षी पार्टी है, उन्होंने भी लगातार विरोध प्रदर्शन किए। लेकिन इस मामले में अभी जो मामले सामने आ रहे हैं, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया कि जिस तरह से मां काली की मूर्ति को खंडित किया गया, और उसके बाद जो आरोप लग रहे थे कि पुलिस वालों ने मां काली की मूर्ति को ही अरेस्ट कर लिया, उसे वैन में लेकर गए। लेकिन पुलिस वालों का यह कहना है कि मां काली की मूर्ति को वैन में इसलिए ले जाया गया ताकि उसकी पवित्रता बरकरार रखिए, पवित्रता में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, मूर्ति को और ज्यादा खंडित ना किया जा सके, तोड़फोड़ ना हो। इसलिए जो है पश्चिम बंगाल की पुलिस की तरफ से यह बयान आया है कि उसने मां काली की मूर्ति को गाड़ी में ले गए और वैन में ले जाकर रखा। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। संगीता, आपको बता दें कि बंगाल में किस प्रकार की स्थिति है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। आपने देखा संगीता हमारे साथ जो हमारी ब्यूरो चीफ है पश्चिम बंगाल को जुड़ी रही, उन्होंने बताया कि आखिर किस प्रकार से जो है वो यहाँ पर माँ काली की मूर्ति को अपमानित किया गया और उस मूर्ति को जबरदस्ती एक अपराधियों की तरह छीना गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, छीन कर उसको ले जाकर जो है वो वैन में डाल दिया। शुक्रिया आपका पुनः संगीता, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे और अगली खबर की बात करेंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि पश्चिम बंगाल में आज जो सिचुएशन है वो वाकई हैरान करती है। बिहार की हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बाद। बिहार में आखिरकार जद्दोजहद के बाद महागठबंधन ने सीएम चेहरे और डिप्टी सीएम चेहरे की घोषणा कर दी है। डिप्टी सीएम के रूप में मुकेश सहनी का नाम जो है वो सामने आ गया है, लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े साथ साथ में हो रहे हैं कि आखिरकार राहुल गांधी कहां गायब थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उनकी मौजूदगी क्यों नहीं दिखाई दे रही है। इससे पहले तो वोट अधिकार यात्रा के दौरान वो जमकर दिखाई दिए, राहुल और तेजस्वी साथ में दिखाई दिए थे कई मौक़ों पर, लेकिन एकदम से वो गायब क्यों हैं। अब सवाल यही उठता है कि क्या राहुल गांधी को बिहार से डर लगता है, क्या राहुल गांधी को अंदेशा लग चुका है कि कांग्रेस की नैया इस बार बिहार में डूबने वाली है। क्या तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ने बलि का बकरा बना दिया है, ये भी बड़ा सवाल है। और उनके साथ मुकेश सहनी को भी। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब गोलमटोल ही आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया है। एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत, वो आप तस्वीरों में उनको देख सकते हैं, उन्होंने घोषणा की कि तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और वीआईपी जो पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, उसके प्रमुख मुकेश सहनी जो हैं वो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे अगर सरकार बनती है तो। अशोक गहलोत ने कहा कि देश और प्रदेश की स्थिति बेहद गंभीर है, लोकतंत्र खतरे में है, जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, आम आदमी सभी परेशान हैं। गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार से लेकर राजस्थान तक भाजपा ने लोकतांत्रिक सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास धनबल की कोई कमी नहीं है और वह चुनाव आयोग तक को प्रभावित करने का प्रयास करती है। हालांकि बीजेपी ने भी जमकर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। ये कह सकता हूं खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। ये नेता के रूप में उत्तरंग मैदान में राहुल गांधी जी ने मिलकर जो यात्रा करी थी, बड़ा इम्पैक्ट है। आने वाले वक्त में इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएगी, सब नेता आएंगे और हम सब जो बैठे स्टेज पर सब मिलकर संकल्प किए हुए हैं कि जो हालात देश के हैं, देश हित के अंदर और देश चाहता है उसके अनुसार हम चाहेंगे कि बिहार में
ये जो लंबे समय तक नीतीश कुमार जी रहे हैं सत्ता में, अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब तो हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए, हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है, और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी, या लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है, और आप देख लीजिए जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेगा। ये क्या बोल रहे हैं? वो समझ रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं? उनके पिताजी 32.5 साल की सजा प्राप्त कर चुके हैं चारा घोटाले के 4 मामलों में। इनके ऊपर ट्रायल चल रहा है दिल्ली के कोर्ट में, सीबीआई। जमीन दो, होटल लो, ध्यान है आपको? रेलवे के 2 होटल को दिया गया, उसमें भी एक्यूज्ड हैं। तेजस्वी यादव 420 के भी एक्यूज्ड हैं, पिताजी तो वही हैं। 420 क्या होता है? धोखाधड़ी। देखिए, राहुल गांधी ज़रूर चाहते थे कि भाई तारिक अनवर जी को बनाया जाए वहाँ पर मुख्यमंत्री, इसलिए तेजस्वी यादव जी का नाम नहीं ले रहे थे। राहुल गांधी के नज़र में तेजस्वी यादव अभी इस लायक नहीं है, प्लस उनके नज़र में ये भी है कि 9वीं फेल है, क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए वो रिलक्टेंस दिख रहा था, कभी नाम नहीं लेना चाहते थे। आज जो अनाउंसमेंट किया वो राहुल गांधी भी कर सकते थे, गहलोत जी तुतला के जो उन्होंने बोला उसकी ज़रूरत नहीं थी कि तेजस्वी के नाम भी सही से नहीं पढ़ पाए। हकीकत यह है कि उनके खेमा बिल्कुल बटा हुआ है, वो परिवारवादी लोग हैं, वो सत्ता के लालची लोग हैं, सत्ता में ही उनको जब सुख पाते हैं, जनता के सुख में उनका सुख नहीं है, इसलिए खिंचातानी चल रही थी। इसलिए मन से बार बार कह रहे थे एकजुटता का मैसेज देना है, एकजुटता का मैसेज देना। भाई क्यों एकजुटता का? ये तो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है एकजुट है कि नहीं। तो बिहार की 14 करोड़ जनता ने अपना मुख्यमंत्री मान लिया है। अब मुकेश सहनी जी अति पिछड़ा समाज के बेटा, उनको भी उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। ये महागठबंधन की एकजुटता है। दूसरी ओर एनडीए वाले तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। हिम्मत है तो एनडीए घोषित करे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, मुकाबला बिल्कुल साफ हो जाएगा। सब हो गया है हमारे यहाँ, सब ऑल इज वेल है, सब हो गया है। बहुत जरूरी ये है कि तमाम सामाजिक वर्गों से को प्रतिनिधित्व मिले, ये आवश्यक होता है। पहले ही तय था, लेकिन हर निर्णय का एक सही समय होता है। राजनीति में निर्णय का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है देरी हुई, कोई देरी नहीं हुई। अभी तक तो एनडीए ने अपना मुख्यमंत्री का घोषणा ही नहीं की कौन है मुख्यमंत्री। हो रहा है फैसला, आज लास्ट डेट है, काफी विड्रॉल्स हो रहे हैं। एनडीए को क्या चिंता है? वो अपना मुख्यमंत्री तो घोषित करें पहले, फिर हमारे बारे में बात करें। गठबंधन है नहीं, ये लठबंधन है, ठगबंधन है। ये पहले जनता के साथ ठगी करते थे, अब ये आपस में ठगी कर रहे हैं, एक दूसरे पर भरोसा जता रहे हैं। स्पष्ट कर दिया है तेजस्वी जी ने
कि इनका अपने गठबंधन दलों पर कोई भरोसा नहीं था। आज पहली बार उन्होंने भरोसा जताया है और लगातार हमारे यहाँ मैथिली में कहावत है की पर से गप लियो लप के लप, तो मतलब आप गप परोस रहे हैं, पानी में मछली नहीं, नौ कुटिया बखेरा, सरकार बनने नहीं जा रही उनकी, और वो मुख्यमंत्री बांट रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बांट रहे हैं। मुझे तो लगता है एक आध दिन और बीतेगा तो सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों की घोषणा कर दें, लेकिन निश्चिंत रहिए बिहार 2010 के इतिहास को दोहराएगा। महागठबंधन ने महाभूल कर ली है। MY समीकरण वाली ये पार्टी का मतलब अब मुस्लिम यादव नहीं है, बल्कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हो गया है। तो उनका जो वोट बैंक था वो तो बड़ा नाराज हो गया है उनसे, कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। ये लोग सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं मुस्लिम समाज से भी, जबकि वो किसी से डरेगा नहीं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। महागठबंधन में दरार है, कांग्रेस ने घुटना टेका है लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने। कि लालू जी अपने परिवार को छोड़कर किसी को नहीं सत्ता दे सकते। लालू जी जब तक नेतृत्व नहीं मनवा लिए तब तक सीटों पर एक दूसरे के उम्मीदवार उतारते रहे। ये देखिए, यही अराजकता का प्रतीक है। गुंडागर्दी करके बेटा को सीएम फेस बनवा रहे हैं। ये पूरी बिहार ने देखा। जबरदस्ती गठबंधन के अंदर गठबंधन के साथियों के उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार उतारा। ये स्पष्ट दिखलाता है कि लालू जी को सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को ही। तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम फेस बनाने को लेकर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी ने। देखिए पूरी बातचीत। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की है। अब बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी, हम बात करते हैं बिहार के बीजेपी के कद्दावर नेता शहनवाज हुसैन साहब से। शहनवाज जी, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा अशोक गहलोत ने घोषित कर दिया है, क्या कहेंगे आप, कैसे देखती है बीजेपी अब इसको? देखिए, इन लोगों को मालूम है, इनको सर्वे करा लिया है कि ये लोग आने वाले नहीं हैं, एनडीए की सरकार आएगी। इसलिए राजद के दबाव में राहुल गांधी की अनुपस्थिति में ये ऐलान कर दिया गया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के उम्मीदवार होंगे। ये लोग तो माई समीकरण कहते हैं। अब कहाँ गया, यानी MY समीकरण कहते हैं, तो उसका मतलब अब हो गया मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव। जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो तो पूरी तरह से अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आबादी उनकी ज़्यादा है, उनका वोट भी राजद लेता है, तो उनका तो उप मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी से डराकर वो मुस्लिम समाज का वोट लेना चाहते हैं। कांग्रेस कल से ही कह रही थी कि अशोक गहलोत तो आ गए हैं, संकट मोचक हैं, आज उन्होंने जो झगड़ा था उसको भी खत्म करा दिया। नहीं, अशोक गहलोत ने आकर लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने सरेंडर किया है। कांग्रेसी पहले डींग हाँक रहे थे कि नहीं जी, मुख्यमंत्री का चेहरा बाद में तय होगा, लेकिन एक लालू जी की डांट के आगे इनके पसीने आ गए। अब कांग्रेसी भागते भागते आए, लालू जी के कदमों में गिर गए और कहा मालिक हैं आप, जो चाहें आप तय करें। तो उनके बेटे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो बीजेपी को कहीं डर नहीं है कि तेजस्वी हुए मुख्यमंत्री, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, हम लोग तो जानते हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। हम लोगों ने अच्छा काम किया है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जीतेंगे। और जिस तरह से तेजस्वी भरोसा दिला रहे हैं कि उनके राज्य में कोई भी गलत काम नहीं होगा, तेजस्वी का अगर
परछाई भी गलत काम करेगी तो तेजस्वी उसको सजा दिएगा, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं तेजस्वी इससे? तेजस्वी की परछाई ही तो जंगल राज है, और जंगल राज वाले जब लोग पकड़े गए तो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, बिहार के लोग जंगल राज वालों को लौटा के लाने वाली नहीं है। उनका ये भी आरोप है कि आप लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, उनकी पार्टी को ख़त्म कर देंगे। नहीं, जेडीयू बराबर सीटों पे लड़ रही है, मजबूती से लड़ रही है, और राजद को कई सीटों पर बुरी तरह जेडीयू हराएगी। डरे हुए हैं वो जेडीयू से, इसलिए जेडीयू पे भी हमला कर रहे हैं। सब लोग कह रहे थे कि जेडीयू बड़ा भाई रहेगा, लेकिन आपने 29 सितंबर को सुदर्शन न्यूज़ से बात करते सबसे पहले आपने कहा था कि जुड़वा भाई की भूमिका में रहेंगे। हाँ, 29 सितंबर को ही मैंने सुदर्शन टीवी पे आप ही से बात करते हुए कहा था कि हम जुड़वा भाई रहेंगे, और जुड़वा भाई बन के लड़ रहे हैं। तो धन्यवाद। तो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं बिहार के शाहनवाज हुसैन साहब, जिन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री भले ही महागठबंधन ने चेहरा घोषित कर दिया हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बिहार की जनता एनडीए पर भरोसा करती है। अब आने वाला समय बताएगा कि जनता एनडीए पर कितना भरोसा करती है। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, पटना। दिल्ली की यमुना नदी सुर्खियों में है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने जैसे ही एक बड़ी घोषणा की, इस बार छठ पर यमुना नदी के किनारे कई घाट बनेंगे और दिल्ली वाले इन्हीं घाटों पर ही छठ मनाएंगे। इसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है। सवाल उठता है कि क्या दिल्ली की यमुना वाकई साफ हुई है, और क्या यमुना के घाटों पर वाकई ऐसी व्यवस्था है जिससे श्रद्धालु अपना छठ पर्व, महापर्व व्यवस्थित तरीके से मना पाए। इसी की पूरी पड़ताल करने के लिए सुदर्शन न्यूज़ की टीम पहुंची यमुना के बीच। जानने की कोशिश की गई कि क्या वाकई यमुना का पानी साफ हुआ है। हमारे संवाददाता सूरज प्रताप सिंह की यमुना नदी से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। यमुना जी की सफाई का मुद्दा मीडिया के लिए, नेशनल मीडिया के लिए, दिल्ली के राजनीति के लिए, यहाँ के पॉलिटिशियन के लिए और यहाँ की जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है आज के डेट में। जो पहले की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो आई ये बोल के थी कि हम यमुना साफ़ कर देंगे 5 साल में। यमुना साफ़ नहीं हुई। उसके बाद फिर वादा किया गया, साफ़ नहीं हुई। लास्ट में जनता का दिल टूटा, जनता ने सरकार बदला, जनता का भरोसा टूटा, जनता ने सरकार बदला और बीजेपी की सरकार आई। और बीजेपी की सरकार ने भी यही वादा किया, सबसे पहला वादा, कि हम यमुना साफ़ कर देंगे। आज सुदर्शन की टीम यमुना घाट पर है और इसी की पड़ताल करने के लिए कि बीजेपी कितना काम करी है पिछले 7-8 महीने में। जो दावा दिन पर दिन, जो हर दिन जो बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वो यमुना घाट पे आते हैं। जो बीजेपी के मंत्री हैं वो यमुना किनारे आते हैं, यमुना का पानी हाथ में लेते हैं और वीडियो बनवाते हैं कि हम यमुना साफ़ करा रहे हैं। बोट घूमती हुई दिखाते हैं कि यमुना में छिड़काव हो रहा है, झाग ख़त्म कर रहे हैं। मतलब यमुना की सफाई बहुत तेज़ी से चल रही है। लेकिन आज सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए सुदर्शन की टीम यहाँ ग्राउंड जीरो पर आई है। कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार मेरी तरफ फोकस करें, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसा व्यक्ति है जो इस यमुना जी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, जड़ से जुड़े हुए हैं, इस यमुना को रग रग से जानते हैं, क्योंकि उनका रहना, खाना, पीना, सोना, उठना इसी यमुना जी में होता है। जी हाँ, आप ये बोट देख रहे हैं, एक बोट नहीं है, ये एक बहुत ये जो नाव आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक नाव नहीं है, ये किसी का आप देख सकते हैं घर है। यहाँ पे इन्होंने बिस्तर लगा रखा है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है यहाँ पर एक छोटा सा ये इनका आशियाना कह सकते हैं कि है, यहीं पे रहते हैं, गुजर बसर करते हैं। हालांकि पास में इनका घर भी है, लेकिन जो इनका धंधा है, जो इनका काम है, इसी बोट से चलता है। हमारे साथ इसी नाव के मालिक हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यमुना जी को कितना करीब से जानते हैं और जो नेता मंत्री आते हैं यहाँ पर जो दावा कर रहे हैं साफ़ सफाई का, उसमें कितनी सच्चाई है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम पलन हलदर। आप कब से ये काम कर रहे हो, कब से यमुना जी के मतलब यहाँ पे रह रहे हो? हम यहाँ पे 14-15 साल से रहना हो। 15 साल हो गए? 15 साल हो गया। तो काफ़ी साफ देखा नहीं, 1 साल पे साफ देखा बहुत ही। अच्छा,
रास्ता घाट सारे कुछ साफ सफाई, पॉलिथीन वालेथीन सारे कुछ नेता लोग उठा के फेंक देता अच्छा, यहाँ। मतलब यहाँ पे नेता होता भी जो आते हैं वो भी साफ सफाई करते हैं। रेखा गुप्ता आया था यहाँ, वो आके खुद झाड़ू मारा और यहाँ का पॉलिथीन उठाया वो लोग। इससे पहले किसी नेता मंत्री ने कोई उठाता नहीं, नहीं कोई उठाता नहीं, केजरीवाल उठाता नहीं, उससे पहले जो आया था वो उठाता नहीं। ये साल से बहुत साफ सफाई। अच्छा, केजरीवाल को जानते हो ना आप? जानता है। तो वो तो आ ही राजनीति में ये बोल के थे दिल्ली की सत्ता में कि सबसे पहले यमुना जी साफ करेंगे। नहीं, वो तो कुछ कर रहा ही नहीं, वो तो आरो गांधा की करके रख दिया। अच्छा, वो गांधा की करके रख दिया। ये लेडीज आया था, ये साफ सफाई अच्छा कर रहा। अच्छा, लेडी मुख्यमंत्री आई है, अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रहा है ये। अच्छा, आपका काम क्या है, मतलब आप करते क्या हो काम? हम लोग मच्छी मारता है, हमारा नाव जाल फंदा है, हमारा काम ही जमुना पे है। काम ही यहीं का है। काम ही यहीं का। तो बीच में तो यमुना जी बहुत गंदी हो गई थी। बहुत ही गंदी हुआ था पहले, इस साल से हुआ नहीं। इस साल से साफ सफाई, मतलब सफाई दिख रही है। बहुत ही नजर रखा सरकार। तो आपके धंधे पे क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब बीच में तो मछलियां मर जाती होगी गंदगी से। हाँ, मच्छी मर जाता, ये साफ पानी आया और मच्छी मरता नहीं। अच्छा, और ये साफ पानी चलेगा तो जिंदगी भर मच्छी मरेगा नहीं। अच्छा, सारे मछली खेलेगा खाएगा, वो शिकारी शिकार करेगा। कितना मछली पकड़ लेते हो आप दिन में? 5 किलो 10 किलो 2 किलो 4 किलो, मैंने जिस दिन जिसको मिला उस दिन ऐसे ही। कभी 10,000 का हो जाता, आज जैसे 300 का हो गया। अच्छा, ऐसे। तो क्या कहना चाहोगे कि जो सरकार, चलो हम सरकार की बात नहीं करते हैं, यमुना जी की बात करते हैं। यमुना जी आपको दिख रही है साफ होती हुई? यमुना मतलब फर्क पड़ रहा है, लग रहा है कि पानी साफ हो रहा है, बदबू खत्म हो रहा है? पानी बहुत साफ इस साल से। अच्छा, बहुत ही साफ। और ये सरकार बहुत ही की काम दिखाया, साफ सफाई का, रास्ता का, जमुना जी का। कोई झांक फांक कुछ यहाँ नहीं। अच्छा, अभी मैंने कुछ लोगों से बात करी तो वो लोग कह रहे थे कि यहाँ 10 साल पहले छठ पूजा मनाया जाता था। 10 साल पहले 10 साल पहले छठ पूजा बना जाता था, तो यहाँ गांधा की बहुत ही पड़ा हुआ था। इधर खाली जंगल ही जंगल, वो जो बुल्लेदार चल रहा, ये नया सरकार आया, यही बुल्लेदार लेकर आया, सारे रास्ता घाट साफ सफाई। वो छठ पूजा हुआ किंतु गांधा के अंदर में छठ पूजा हुआ, और ये साफ सफाई अच्छा दिया। अच्छा, ये लोग बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। मतलब खुश हो आप? खुश। व्यापार पे, आपके इस धंधे पे फर्क पड़ रहा है? ये धंधा पे हमारा कोई ये ना है, हमें एक ही देख रहा है कि ये सरकार बहुत काम अच्छा किया। आगामी ये सरकार आएगा तो हमारा दिल खुश होता है। अच्छा, वोट डालते हो आप? हम वोट डालता है यहाँ का। अच्छा, 2 बार मोदी को वोट दिया। हाँ, इस बार आ गई सरकार आपकी, चुनी हुई सरकार आ गई। खुश हो मतलब आप, है ना? काम दिख रहा है आपको? हाँ, बहुत ही खुश। और ये बताओ थोड़ा अपने इस आशियाने के बारे में, कैसे बनाया आपने इसको? कितना समय रहते हो आप इस पे? इसमें दिन रात 24 घंटा रहते हैं 6 महीने के लिए। 24 घंटे मतलब यहीं रहते हो आप? आपका घर ही मान लो मैं इसको? घर ही आपका ही? अच्छा, एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक से ये नाव दिखाए। देखिए ये इंसान, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने किसी को बोला है कि आप ये बोलो, या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से जड़ से जुड़े हुए हैं। ये काम के, हम पार्टी का आदमी ना है, ये किसी पार्टी, हमारा मन मोदी को देख के, उसका काम देख के अच्छा लगा, वोट उसी का की डाल दिया। देखिए ये वो इंसान है जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ये वो इंसान है जिसको फ़र्क पड़ता है उसके धंधे से, उसके व्यापार से, उसके आसपास के वातावरण से। और ये कोई, मैं किसी पैसे वाले से बात नहीं कर रहा हूँ जो अपना आने वाला बिजनेस देखेगा, मैं ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जो आज कमाता है, शाम को भी धंधा करता है, शाम को पैसा कमाता है और रात को रोटी खाता है। मैं एक ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जिसका खुद का घर नहीं है, वो जहाँ धंधा करता है, जिस नाव पे धंधा करता है, उसने उसी को अपना घर बना रखा है। और ये इंसान 15 साल से इस यमुना जी से जुड़ा हुआ है, जिस यमुना जी का सफाई को लेकर दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इनसे हमने बात करी, इनका यही कहना है
कि अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो इस साल यमुना जी की सफाई हो रही है, यमुना जी साफ दिख रही है। पहले जो, क्योंकि ये एक मछुआरे हैं आप, है ना, क्योंकि पहले ये जब मच्छी पकड़ते थे तो ज़्यादातर मच्छी मरी हुई होती थी, सही बोल रहा हूँ मैं? मर जाता, पानी गंदा हो जाता, सारे मच्छी मर जाता और कोई शिकारी यहाँ थकता नहीं, कोई बिल्कुल। तो कितने लोगों का व्यापार छीना, कितने मछुआरे यहाँ से पलायन कर गए, दूसरी जगह चले गए मछली पकड़ने, क्योंकि यहाँ पर मछलियाँ मर जाती थी। लेकिन इनका यही कहना है कि पिछले 1 साल से इनको सफाई दिख रही है और इस स्तर पे दिख रही है कि मछलियाँ नहीं मर रही है, इस स्तर पे दिख रही है कि यमुना जी से बदबू, पहले बदबू आती थी, बहुत बदबू आता, अब आ रही है बदबू? नहीं, अभी कुछ ना है, अब बदबू नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए 7-8 महीने में एकदम आप यमुना जी को एकदम साफ तो नहीं देख लेंगे, लेकिन काम का क्या असर पड़ रहा है ये सुदर्शन ने आपको दिखाया ग्राउंड जीरो से। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज दिल्ली। नागालैंड के पर्यटन मंत्री यानी तेमजन इमरा अलोंग आज दिल्ली नागालैंड हाउस में दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया और ऑटम फेस्टिवल 2025 को लेकर जानकारी दी। ये त्यौहार फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल की झलक होगा। मंत्री तेमजन इमरा अलोंग ने कहा कि नागालैंड की संस्कृति और परंपरा राज्य की असली पहचान है। ऑटम फेस्टिवल 2025 का आयोजन 24 और 25 अक्टूबर को नागालैंड हाउस नई दिल्ली में होना है। 2 दिन तक चलने वाला यह कार्यक्रम शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। इस फेस्टिवल में नागालैंड की म्यूजिक, नृत्य कला और पारंपरिक व्यंजन जो प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि दिल्लीवासी नागालैंड की जीवन संस्कृति की झलक देख पाएं। यह आयोजन नागालैंड सरकार के पर्यटन विभाग की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के अलग अलग हिस्सों में एकता, संस्कृति और दोस्ती को बढ़ावा देना है। तो अगर आप इस वीकेंड दिल्ली में हैं तो ऑटम फेस्टिवल 2025 को मिस ना करें। नागालैंड की परंपरा, संगीत और स्वाद एक साथ आपको दिखाई देगा। फेस्टिवल की भागीदार हुई और नागा समाज की आज का मॉडर्न कंटेम्पररी सोच विचार के साथ किस तरह हम लोग अपना संस्कृति और परंपराओं को लेके एक साथ खान पान हो और अपना वस्त्र हो, अपने जो संस्कृति हो, उसके विषय में एक अच्छा सम्मेलन होता है। तो 1 से 10 तारीख दिसंबर को इस बार 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल होने वाला है। 1 to 10 of December will be the 26th edition of the Hornbill Festival. इसको हम हमेशा कहते हैं कि पूर्वोत्तर में अगर कोई त्योहार, अगर कोई फेस्टिवल है जनजातियों का, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवलों का माँ सम्मान होता है। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं। 17 अलग अलग जनजाति है नागालैंड प्रदेश में और नॉन नागा लोग भी रहते हैं वहाँ, मगर ये जनजातियों का एक सम्मेलन होता है। सिर्फ एक ट्राइबल फेस्टिवल के रूप से नहीं, एक यूनिक फेस्टिवल है। हम आज सब प्रेस और मीडिया को कहेंगे तो नहीं होगा, आपको आना चाहिए और वहाँ का वातावरण को महसूस करना चाहिए। वहाँ की त्योहार जो ट्राइबल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल है, इसमें आप लोग सब भागीदार। इसी के साथ जनमत में आज के लिए बस इतना है। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।